मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसला हो तो फिर फासले क्या है। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 5। ये पार्ट डेडिकेटेड रहेगा एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? फसल, वानिकी, पशुपालन या खाद्य प्रसंस्करण। तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम कृषि क्षेत्र, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? जो खाद्य प्रसंस्करण है ये एग्रीकल्चर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उद्योग क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में नहीं आता। तो देखो, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसकी जीडीपी में क्या योगदान है? तो इसके 4 पार्ट बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो फसल हो गया, दूसरा पशुपालन हो गया, तीसरा वानिकी और चौथा मत्स्य। अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या होता है, जब आप फसल उत्पादित कर देते हो तब तक तो वो कृषि में काउंट होती है, लेकिन आप फसल उत्पादन करने के बाद उस अनाज का या उससे उत्पादित किसी वस्तु को किसी तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस परिस्थिति में वो उद्योग वाला क्षेत्र में काउंट होगा। एमएसएमई या फिर कुटीर उद्योग, इस प्रकार के क्षेत्र में वो काउंट होगा, ना कि एग्रीकल्चर में। तो देखो, फसल का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में? तो जीडीपी में फसल का योगदान है 10.7%। कितना? 10.7%। पशुपालन का कितना है? पशुपालन का योगदान है 5.2%। उसके बाद वानिकी का 1.3% और मत्स्य का 1.2%। यानी सबसे ज्यादा किसका है? फसल का, उसके बाद में पशुपालन का, उसके बाद में वानिकी का और फिर मत्स्य का। इस प्रकार टोटल कितना हो जाता है? 18.8% योगदान किसका है? ये कृषि क्षेत्र का योगदान है भारत की जीडीपी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में कितनी फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है? 20 पे, 21 पे, 22 पे या 23 पे? तो देखो, वर्तमान में एमएसपी कितनी फसलों पे दिया जा रहा है? 23 फसलों पे। एमएसपी का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो प्राइस जो किसान को कम से कम किसी फसल को उत्पादन करने में मिलनी चाहिए। अगर मार्केट में वो प्राइस नहीं मिल रही है तो सरकार ये गारंटी देती है कि इतने पैसे तो हम आपको आपकी इस फसल के बदले देंगे। तो देखो, इसी संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना वैसे 1965 में की गई थी, ठीक है। लेकिन जो कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम पड़ा, ये नाम कब पड़ा था? तो ये नाम पड़ा था 1985 में, या यूं कहे 1985 में। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम है, ये नाम पहले कृषि लागत आयोग था और नाम परिवर्तित करके 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और सबसे पहले वो कौन सी फसल थी जिसपे एमएसपी डिसाइड किया गया था? तो देखो, वो थी गेहूं। और गेहूं पे सबसे पहले एमएसपी कब दिया गया? तो 1966 यानी 1966 में गेहूं पर सबसे पहले एमएसपी प्रोवाइड करवाया गया, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाया गया। अगले प्रश्न पे चले। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कौन से वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में, 2020 में, 2021 या 2022? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये कब शुरू की गई थी? ये 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है नीली क्रांति लाना। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बजट कितना है या कुल खर्च कितना होगा? तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च होंगे। कितने? 20,000 करोड़, यानी यूं कहे तो काफी बड़ी ये योजना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? 1981, 1966, 1967 या 1968? हम बात कर रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। अच्छा, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे? NaCl। क्या कहेंगे इसको? NaCl कहेंगे। NaCl की स्थापना कब हुई थी? 1981 में NaCl की स्थापना हुई थी। किस देश के सहयोग से NaCl या नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी? तो ये फ्रांस के सहयोग से। किससे?
फ्रांस, याद रखना आपको, NaCl फ्रांस के सहयोग से। और कहाँ पे संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो एक तो कोरापुट नाम की जगह है, कोरापुट, और दूसरी जगह है अंगुल। ये कहाँ पे पड़ते हैं? कोरापुट और अंगल, ये दोनों ओडिशा में है। और यहाँ पे ये नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट लगाए गए थे। अगले प्रश्न पे चले, निम्न में से कौन सी निजी क्षेत्र की रिफाइनरी नहीं है? यानी बाकी 3 रिफाइनरी तो निजी क्षेत्र की है, लेकिन एक रिफाइनरी है जो निजी क्षेत्र की नहीं है। कौन सी? जामनगर SEZ गुजरात, जामनगर DTA गुजरात, या फिर नायरा रिफाइनरी गुजरात, या ताती पाका रिफाइनरी आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो ताती पाका रिफाइनरी है ना, वो आंध्र प्रदेश में, वो निजी क्षेत्र की नहीं है, जबकि वो ONGC की है। और ONGC क्या है? भारत सरकार का उपक्रम है, या यूं कह सकते हैं सरकारी कंपनी है। और ONGC की एक स्पेशलिटी और है, हम बात किसकी कर रहे हैं? तेल और नेचुरल गैस की। तो तेल और नेचुरल गैस के उत्पादन में जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, वो कौन सी है? वो ONGC है। कौन सी है? ONGC है। तेल उत्पादन में भी ये टॉप पे है, ONGC, और नेचुरल गैस उत्पादन में भी ये टॉप पे है। कौन? ONGC। और ONGC का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और जामनगर में रिफाइनरी है, निजी क्षेत्र की है। जामनगर DTA में जो रिफाइनरी है, जामनगर गुजरात में एक सिटी है, वहां पे जामनगर सेज में एक है, और जामनगर DTA में एक है। और तीसरी है नायरा रिफाइनरी, ये भी गुजरात में। मतलब जो निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं वो कहाँ स्थापित हो रही है? गुजरात में स्थापित हो रही है। और ताती पाका रिफाइनरी किसकी है? ये ONGC, याद रखना है। ताती किसका है? ONGC का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ब्रिटेन की आर्थिक गतियों के कारण, आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी? अब देखो, अनऔद्योगिकरण क्या होता है? यानी उद्योगों का ठप्पा बैठ जाना। उद्योगों का ठप्पा कब बैठ गया था भारत में? 1857 से 1947, 1955 से 1975, 1885 से 1900, या फिर 1813 से 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी जो 1813 से 1857 का काल था, उस पीरियड में अंग्रेजों ने भारत में जो उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, बड़े उद्योग तो उस समय भारत में थे नहीं, तो इन उद्योगों का ब्रिटेन के जो नीतियां थी, जिसके कारण यहां से उद्योग ऑलमोस्ट खत्म हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। कारण क्या था? देखो, ब्रिटेन वाले क्या करते थे, यहां से कच्चा माल लेते, फिर कच्चे माल को पहुंचा देते कहां पे? ब्रिटेन। ब्रिटेन से वस्तुएं बनती और उसको डंप कर देते कहां पे? इंडिया में। इस प्रकार अब ये मशीनों से सामान बनता और सस्ता कच्चे माल से बनता, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया? वो सामान सस्ता बनेगा। अब अगर कोई वो है, पर्सन है, उसको उस चीज को उपयोग करना है, तो कोई चीज उसे 150 रुपए में आ रही है, कोई चीज 70 रुपए में आ रही है, तो वो क्या करेगा? 70 रुपए वाले लेगा। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया? पहले घाटा खा के 70 में बेचा। जब ये छोटे उद्योग धंधे हैं ये बंद हो गए, तब उन्होंने अपनी रेट बढ़ा ली, और धीरे धीरे करते इस प्रकार हमारे जो उद्योग थे वो खत्म हो गए। और यही डंपिंग का जो प्रोसेस है, ये कौन अपना रहा है? तो ये डंपिंग का प्रोसेस चाइना वर्तमान में अपना रहा है। लेकिन अभी थोड़ा उसका कंट्रोल हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी डंपिंग भारत में कर रहा है, और यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट करने का प्रयास चाइना द्वारा किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किताब है, किताब का नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस किताब के लेखक कौन है? जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन, वाल्डेन येल्लो, या फिर जॉर्ज सोरोस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी जो जगदीश भगवती साहब है, उन्होंने किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या नाम है बुक का? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी किसे माना जाता है? तो हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे दे रखा है WTO, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? WTO यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसको विश्व व्यापार संगठन का मुख्य प्रहरी माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इससे पहले विश्व व्यापार की देखरेख किसके तहत होती थी? तो GATT के तहत होती थी। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। किसके लिए? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में इसको सचिवालय का रूप दे दिया गया और एक संस्था के रूप में अस्तित्व में आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? यानी जो अल्प विकसित देश है, कौन से देश है बताओ, आइडेंटिफाई करो। तो जो एशियन कंट्रीज है वहां तो अल्प विकसित आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें भी वो वाले देश जिनके
सीमा नहीं लगती समुद्र की, वो वाले देश अल्प विकसित रह गए, है ना। उसका कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, या लोगों में बुद्धि का अभाव। तो इसका आंसर होगा आय में असमानता, यानी वहां पे जो ऊंचे स्तर पे है वो नीचे लोगों के जो का है ना उनका शोषण ही कर रहे हैं। तो ये आय में असमानता का कारण क्या है? अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। बाकी इसका जो प्रमुख कारण मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका में क्या है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। देखो भूमध्य रेखा के आसपास है तो वहाँ पे वन संपदा बहुत होगी, ठीक है। फिर खनिज संपदा भी बहुत अच्छी है वहाँ पे, हीरे गोल्ड जितने भी मतलब अच्छे अच्छे खनिज है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसके बावजूद अल्प विकसित है। क्यों? क्योंकि देखो इंजन होता है ना, इंजन जब तक स्टार्ट नहीं होता तो गाड़ी नहीं दौड़ेगी। तो उन इकोनॉमीज का अभी इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। एक बार उसमें पूंजी डालनी पड़ेगी और अर्थव्यवस्था जैसे पिक हो जाएगी उसके बाद वो दौड़ने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी कंट्रीज में काफ़ी डेवलप है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी है वो उसका इंजन स्टार्ट हो गया था टाइमली। इस कारण, क्योंकि देखो जब अंग्रेज भारत आए थे कहाँ से थ्रू आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका वाले किनारे से आए थे, तो वहाँ पे ट्रेड लगातार हो रहा था, तो वहाँ से वो डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और अगर एक बार डेवलपमेंट शुरू हो जाता है फिर वो दौड़ने लग जाता है। जैसा भारत के मामले में देखते हैं, जैसे 1991 के साल तक भारत में मतलब गरीब देशों की श्रेणी में आता था, और क्या हुआ इन 30 सालों में? 30 सालों में हम विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आने वाले समय में विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी हम बन जाएंगे। यानी लगभग 10 सालों में भारत दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी बनने वाला है। नंबर 3 इकोनॉमी 2030 तक ही बन जाएगा, ये मान के चलो। अगले प्रश्न में चलते हैं। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? 100 रुपए का नोट तो आपने देखा ही है, पुराने वाले शो की बात नहीं कर रहा हूँ, नए वाले शो की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या किस कलर का? ब्लू कलर का। लेकिन इसमें चित्र किसका अंकित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का, एलोरा की गुफाओं का, हम्पी के रथ का, या रानी की वाव का चित्र है? इसका आंसर क्या होगा? 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव का चित्र है। किसका? रानी की वाव का चित्र है। और गुजरात है ना, गुजरात के पाटन में स्थित है। कहाँ पे रानी की वाव? गुजरात के पाटन में। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया? 11वीं शताब्दी में। अच्छा ठीक है, किया किसने? तो राजा भीमदेव जी थे, वहाँ के पाटन के राजा थे भीमदेव जी, और उनकी रानी थी उदयमती जी। उन्होंने उदयमती जी ने ना इस रानी की वाव का मतलब निर्माण करवाया था, और इसी रानी की वाव को 2014 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। बाद में जो ये इस सीरीज के नोट निकाले गए तो इसमें 100 रुपए के नोट पे ये चित्र बनाया गया। तो आपके सामने 100 रुपए का नोट आ गया है, आप देख सकते हो। तो ये जो दिख रही है बावड़ी, ये क्या है? ये रानी का वाव है, ठीक है। रानी की बावड़ी है, यूं कह सकते हैं इस प्रकार। अगले प्रश्न में चलते हैं। और 100 रुपए पे नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो आरबीआई है उसके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है ना। कौन? शक्तिकांत दास साहब, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यक्तिगत खाता किस में नहीं खोला जा सकता? यानी किस बैंक में आप सेविंग खाता नहीं खोल सकते किसी व्यक्ति के नाम पे? सहकारी बैंक में, अनुसूचित बैंक में, आरबीआई में, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो आरबीआई है ना, वहां जाके आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सेविंग अकाउंट खोलना है, ठीक है, ठीक है। या फिर आरबीआई में आप जाके ये नहीं कह सकते कि मेरा 1 लाख रुपए की एफडी कर दो आप। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आरबीआई सामान्य लोगों के लिए बैंक नहीं है। वो किसके लिए है? वो बैंकों के लिए बैंक है। यानी बैंक आरबीआई में खाता खोल सकते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं खोल सकता। व्यक्ति को तो फिर कॉमर्शियल बैंक में जाना पड़ेगा, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा में जाना पड़ेगा, BRKGB में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको किस में जाना पड़ेगा? PNB में जाना पड़ेगा, आपको HPGB में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन बैंकों में जाना पड़ेगा अगर आपको खाता खोलना हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप आरबीआई में व्यक्तिगत खाता खोलने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बैंक खाता खोलते हैं, बैंकों का बैंक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 इसको 65 को 35 कर लो। और इसकी जो अथोराइज्ड कैपिटल थी, कितनी थी उस समय? तो 5 करोड़ अथोराइज्ड कैपिटल थी इसकी। आरबीआई की अथोराइज्ड कैपिटल जब 1 अप्रैल 1935 को बना था तब कितनी कैपिटल थी? 5 करोड़। अथोराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है? देखो कैपिटल 3 प्रकार की होती है। एक होती है अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरी होती है इश्यूड कैपिटल,
ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, मतलब अपने जीवन काल में अधिकतम कितनी पूंजी वो बैंक जारी, वो कंपनी जारी कर सकती है, वो ऑथराइज कैपिटल होती है। तो मतलब 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी जारी करी जा सकती है। और इश्यूड कैपिटल क्या होती है, यानी 5 करोड़ तक जारी कर सकती है, लेकिन अब तक कितनी कर चुकी, तो वो उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। उसे क्या कहते हैं, इश्यूड कैपिटल। और पेड अप कैपिटल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे मान ले कंपनी ने इश्यू कर दिए 5 करोड़ रुपए के शेयर इश्यू कर दिए, अब कंपनी को, मतलब अभी तक कंपनी को 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए मतलब सब्सक्राइब कैपिटल हुए हैं, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगले प्रश्न में चलते हैं, बैंकों के अलावा सस्ते ऋण का स्रोत क्या है, यानी आपको सस्ता ऋण चाहिए, ठीक है, आप बैंक में नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाओगे, आप साहूकार के पास जाओगे, बनिया के पास जाओगे, सहकारी समितियों के पास जाओगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सस्ते ऋण की, है ना। तो सस्ता ऋण बनिया और साहूकार तो लेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो महंगे ऋण होंगे। क्यों, क्योंकि वो आपसे कोई सिक्योरिटी स्पेशल चार्ज करते नहीं है, तो इस कारण, और आसानी से बिना लंबी प्रोसेस के आपको पैसे दे देते हैं, तो वो महंगे ऋण लेंगे। और बनिए और साहूकार से पैसे ले लिए ना, तो ये मान के चलो कि उसका ब्याज नहीं चुकेगा टाइमली। इसलिए कहाँ जाओगे आप सस्ते ऋण के लिए, सहकारी समिति के पास जाओगे। कहाँ जाओगे, सहकारी समितियों के पास जाओगे। तो कभी भी प्रयास करें कि अगर आपको लोन लेना हो तो या तो बैंक से ले, या फिर कॉर्पोरेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनसे ले। बनिए और साहूकारों से लोन लोगे ना तो फंस के ही रह जाओगे और ब्याज चुकाना महंगा हो जाएगा। कई बार तो आजकल क्या करते हैं, मतलब 3 रुपए सैकड़े, मतलब 36% भी ब्याज लेते हैं। कई लोग 12% लेते हैं, कई 18 लेते हैं, कई 24 लेते हैं। ये 24 वाला तो कॉमन चल रहा है राजस्थान में, है ना। तो सस्ते ऋण का स्रोत क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहां से आप लोन ले सकते हो और वो आपको सस्ता पड़ेगा, या फिर आप बैंक से ले। बाजार लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस जीडीपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का तात्पर्य क्या होता है, बाजार कीमत पर जीएनपी, बाजार कीमत पर नेट नेशनल इनकम, साधन लागत पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या साधन लागत पर जीडीपी। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी साधन लागत पर जीएनपी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको साधन लागत पर जीएनपी निकालनी है तो आपको बाजार लागत पर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल दो बाजार लागत पे, उसमें डेप्रिसिएशन है उसको जोड़ दो। किसको जोड़ दो, डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, और उसमें से लेस किसको कर दो, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो। तो क्या आ जाएगा, साधन लागत पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, यूएनडीपी करती है, लेकिन भारत के लेवल पर भी मानव विकास रिपोर्ट जारी करनी शुरू की। कब करी, 2000, 2001, 2002 या 2003। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2001 में भारत में भी मानव विकास रिपोर्ट जारी करनी शुरू कर दी गई। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय जारी करता था या करता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। ये जो मानव संसाधन रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट है, ये जारी करता है कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसका जो पहला प्रतिवेदन कब आया था, तो 2001 में आया था, है ना। इसका ऑफिशियल प्रकाशन 2002 में हुआ, लेकिन आया 2001 में था। और राजस्थान में जो पहला प्रकाशन था वो कब हुआ था, जिलेवार 2002 में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया, 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में। तो जो अन्नपूर्णा योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया, 2000 में, सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, माइंड में रखिए, याद रखना भी बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 100 सालों में सबसे मतलब अलग सा दिखने वाला कौन सा साल है, तो आप आसानी से कह दोगे 2000, क्योंकि 2 के आगे 3 जीरो है। तो उस 2000 से स्पेशल जो भी डेटा होता है ना, उसको सीधा माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, बस पट कर याद आ गया, है ना। तो अन्नपूर्णा योजना 2000, अब इसको भूलना नहीं कभी भी। अन्नपूर्णा योजना किस साल से संबंधित है, 2000 से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, और इसमें डेट भी दे रखी है, कौन सी तिथि को ये योजना शुरू की गई थी, तो 26 दिसंबर को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, 26 दिसंबर को अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, या यूं कह सकते हैं क्रिसमस के अगले दिन अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया था सन 2000 में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, बिल्कुल किया गया। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किनको तुरंत लागू कर दिया गया, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन
संक्रमणकालीन उपबंध है ये सभी, तो इसका आंसर होगा ये सभी उपबंध है ना, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए। हमने पढ़ रखा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद है, जैसे संविधान पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लग गए थे। तो इसमें से कौन कौन से प्रावधान थे? तो निर्वाचन संबंधी उपबंध थे, बिल्कुल ये 26 नवंबर 1949 को चालू हो गए थे। अंतरिम संसद भी 1949 को हो गई थी 26 नवंबर के दिन, और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध भी 1949 को हो गए थे। तो देखो 6 नवंबर 1949 को अपनाए गए, 26 नवंबर है, 6 नहीं है। संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हमें पता है कि जो मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उसमें आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। अनुसूचियां कितने थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और प्रस्तावना थी, ठीक है। इसी दिन नागरिकता संबंधी, निर्वाचन संबंधी, अंतरिम संसद संबंधी, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध और छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए प्रावधान यानी आर्टिकल 5, इसको कैसे याद रखो? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 5 तो लगातार ये हो गए, 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 5 हो गए। उसके बाद फिर एक 60 आएगा, बीच में क्या आएगा? 60 आ गया। फिर 324, 366, 360 और 324 याद रखो, फिर 60 और 324 याद रखो। उसके बाद में लगातार आएंगे 366, 67, कितने? 366 और 367। उसके बाद में 379, 80, 2 ये हो गए। फिर 388, 391, 92, 93, यानी 3 तो ये लगातार 391, 92, 93। इस प्रकार 2-3 बार हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 5 तो ये हो गए। फिर 60, ठीक है। फिर 324, ठीक है। फिर 366, 67, ठीक है। फिर 379, 80, ठीक है। फिर 388, ठीक है। 391, 92, 93। तो 391, 92, 93 याद होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 याद होना चाहिए। बीच वाले याद कर लेते हो तो ठीक है, नहीं भी होते हैं तो इनसे हम काम चला लेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगों के। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? यानी कौन साहब है जो संविधान सभा है उसको हिंदुओं का निकाय कह रहे हैं? लॉर्ड विस्काउंट, ऑस्टिन, चर्चिल या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी विस्काउंट साहब है ना। विस्काउंट, नाम क्या है? विस्काउंट, और ये विस बोल रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? संविधान सभा क्या है? हिंदुओं का निकाय है। बताओ, संविधान सभा हिंदुओं का निकाय थोड़ी थी, वो तो चुने हुए प्रतिनिधि थे, और उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कोई भी आके देख लो, कोई भी आके पढ़ के बता दो। तो इस प्रकार से ये विस्काउंट क्या कर रहा है? ये विस बोलने का कार्य कर रहा है। तो ये किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था। तो देखो, विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, क्योंकि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। अरे भाई, भारत की पॉपुलेशन में 80% लोग हिंदू है, तो हिंदू आएंगे ना, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या वहाँ मुस्लिम नहीं थे? बाकी मतलब जो ईसाई वगैरह वो भी थे, है ना। तो भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे तो वही होंगे। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है भाई, तुम्हारी भी मान लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये क्यों, कौन कह रहा है? देखो, इन पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है क्योंकि आजकल इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? जो संविधान सभा है वो क्या है? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है ना। सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? बी एन राव, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? तो साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो बी एन राय साहब। कौन? बी एन राय साहब है, इनको साम्यवाद का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है साम्यवाद का जनक? बी एन राय साहब को। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल 1940, जवाहरलाल 1946, अंबेडकर जी 1938, सरदार पटेल 1942। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। जो जवाहरलाल जी पंडित जी है ना, पंडित नेहरू साहब, ये इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 1946 में। यानी पंडित नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और तारीख क्या थी? 13 नवंबर 1946। क्या थी? 13 नवंबर 1946। भारत के संविधान के आर्टिकल
16 क्लोज 2 में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया? जो भारत का संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसका भी क्लोज 2 है, उसमें कौन सा शब्द उपयोग नहीं किया गया? जन्म स्थान, धर्म, उद्भव या योग्यता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी योग्यता का उपयोग नहीं किया गया। जन्म स्थान का उल्लेख आया है, धर्म का उल्लेख आया है और उद्भव का उल्लेख आया है। तो क्या लिख रखा है? देखो 16(2) में लिख रखा है कि 16(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता ना होगी और ना ही विभेद किया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो संविधान में जो मूल अधिकार दे रखे हैं उनके ऊपर युक्त निर्बंधन है, यानी एक सीमा तक उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वो सही तरीके से, सही नैतिक उद्देश्य से लगाए गए हों। कि पूर्व उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास विषय कोई अपेक्षा निहित करती है, या अगर पहले से कोई उसमें अलग से सिस्टम चल रखा है तब उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, कौन कौन से शब्द आ गए? जन्मस्थान आ गया क्या भैया? जन्मस्थान आ गया। धर्म आ गया क्या? धर्म भी आ गया। उद्भव आ गया क्या? उद्भव भी आ गया। यानी 3 शब्द तो आए हैं इसमें, उससे योग्यता नहीं आए, तो हमारा क्या आंसर क्या जाए? योग्यता। एक बार फिर से देख लेते हैं 16(2) क्या कहता है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी और न विभेद किया जाएगा। ये 16(2) में कहा गया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? यानी जो अपराध होगा ना उसमें दोष सिद्धि करनी पड़ेगी तभी उसको सजा मिलेगी, यानी बिना दोष सिद्धि किए हुए आप सजा नहीं दे सकते। तो किस में ये मतलब संरक्षण दिया गया है नागरिकों को? 20, 21, 22 या 23? तो इसका आंसर ऑप्शन है, यानी आर्टिकल 20 है ना, उसमें अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है यदि वह उस विशेष समय में लागू नियम कानून का उल्लंघन करे। जैसे मान लीजिए कोई कानून प्रवर्तन में है, उस कानून को उल्लंघन किया है तो उस संबंध में जो दंड के प्रावधान है वही दंड दिया जाएगा, बाकी दूसरे प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई होटल चलाते हैं, ठीक है, अब आप मतलब सरकार ने क्या किया, 16 तारीख से 16/1 से का जीएसटी लगाना पड़ेगा आपको 18%, और आपने 15 तारीख को भोजन मतलब बंदे आए उनसे जीएसटी वसूल नहीं किया, तो सरकार आपसे पूरे महीने के लिए जीएसटी के लिए नहीं कहेगी, वो 16 तारीख से ही जीएसटी के लिए कहेंगी। यानी जिस दिन जो कानून प्रवर्तन में नहीं था, जैसे आप हेलमेट पहन के गए और हेलमेट के लिए कोई अपराध, उसके लिए कोई दोष आरोपण था ही नहीं कि बोले जा सकते हो आराम से, अब उसके बाद अगले दिन आप हेलमेट मतलब कानून बना दिया गया है ना, तो आपको वो वाला जो जिस दिन जो कार्य कर रहे हो तब तक वो कानून अस्तित्व में होगा तभी आपको उसकी सजा मिलेगी, अन्यथा उस संबंध में सजा नहीं मिलेगी। ये प्रावधान किस में दे रखे हैं? तो ये आर्टिकल 20 में इस प्रकार के प्रावधान है। निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रत्यय और प्रतिषेध, तो इसमें कौन सी होगी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगी? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना याचिका, हेबियस कॉर्पस, क्या कहेंगे अंग्रेजी में? हेबियस कॉर्पस, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें इसका तात्पर्य क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का तात्पर्य क्या होता है? सशरीर उपस्थित करो, यानी अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने से संबंधित है। क्यों करना पड़ता है? ताकि जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ये डिसाइड कर सके कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी तो नहीं बनाया गया। तो उस संबंध में जो रिट कौन सी होगी? उस संबंध में रिट होगी हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करता है? अब देखो अनुच्छेद दे रखा है और इसमें कह रहा है क्या कि विधिक सहायता मिलेगी, वो भी फ्री में। वकीलों की फीस करोड़ों में होती है, कई वकीलों की होती है, लेकिन भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 43, 48, 49 या 39 क? तो इसका आंसर आर्टिकल जो 39 क है वो किस संबंध में प्रावधान करता है? वो निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करता है। कौन सा? आर्टिकल 39 क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असुमेलित, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
43 के है वो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जो 49 है वो 44वें संविधान संशोधन से, 43 के 97वें से, या फिर 45वां है वो 86वें संविधान संशोधन से। तो इसका आंसर है जो अनुच्छेद आर्टिकल 49 है वो 44वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। कौन सा? ये संबंधित नहीं है। बाकी 43 के है वो 42वें से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 43 के है किससे संबंधित है? वो कोऑपरेटिव वाला है, तो 97वें संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और 45वां जो आर्टिकल है वो 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और 44वें संविधान संशोधन है उसमें अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था। इसमें उससे क्या जोड़ा गया था? जो 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 38 क्लोज 2, और उसमें राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में समानता को समाप्त करेगा। और 38(2) में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो क्या करेगा? आय, प्रतिष्ठा और अवसर, इसमें जो असमानता है ना, उसको समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। ये आर्टिकल 38 क्लोज 2 में जोड़ के ये संविधान में प्रावधान किया गया। पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, इस प्रकार का मूल कर्तव्य है। तो ये मूल कर्तव्य जो लिस्ट है, कितने नंबर का मूल कर्तव्य है? 51। एक क्लोज क्या होगा उसका? 6 तो देखो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में किसकी बात कर रहे हैं? वन, झील, नदी और वन्यजीव की बात करें। वन की, झील की, नदी की और वन्यजीव की। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक बार प्रश्न आ गया था और प्रश्न भी ये आया था कि ये किस क्रम से है? वन पहले है, बाद में झील है, बाद में नदी है, बाद में वन्यजीव है। ये क्रम तकात पूछा हुआ है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें थोड़ा डीपली चलना है। तो पर्यावरण के अंतर्गत जिसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव है उसकी रक्षा करनी चाहिए एक तो, और उनका संवर्धन करना चाहिए। और प्राणी मात्र है उसके प्रति दया रखनी चाहिए, यानी प्राणियों को इसी तरह से बुरी तरह से मतलब काटना, मारना, भगाना नहीं चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये मूल कर्तव्य में उल्लेखित है, बिल्कुल है। लेकिन कौन से नंबर के मूल कर्तव्य में है? तो 51A में मूल कर्तव्य है, लेकिन उसका कौन सा नंबर है? तो इसमें कैक है, गैग है, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें किस में आएगा? वो 6 नंबर में आएगा। किसमें? 6। यानी यूं कह सकते हैं 5 तो पहली लाइन में हो गए, छठा 7, यानी कौन से नंबर का होगा? ये 7वां नंबर का होगा। और कैक है, इस हिसाब से काउंट करते तो ये 6 नंबर पे आएगा, है ना? किस पे आएगा? 6 नंबर पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56 या आर्टिकल 57? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 54 है इसके तहत राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है। किसके तहत? आर्टिकल 54 के तहत। और आर्टिकल 52 में क्या लिख रखा है? 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, या यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि 51 के तक तो क्या है? मूल कर्तव्य, और 52 में बाद में जो केंद्र की कार्यपालिका है वो आ जाती है। भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति साहब ने उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखा, क्या लिखा? त्यागपत्र। उसके बाद में उन्होंने साइन कर लिए नीचे, तो त्यागपत्र दे दिया किसको? उपराष्ट्रपति साहब को दे दिया। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति साहब के पास जैसे त्यागपत्र आया वो किसको बताएंगे? ये पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री को, सीजेआई को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या लोकसभा अध्यक्ष को? तो सबसे पहले बताएंगे वो लोकसभा अध्यक्ष को। किसे बताएंगे? लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे। कौन? उपराष्ट्रपति साहब। किस बारे में? कि राष्ट्रपति साहब ने त्यागपत्र पकड़ा दिया है मुझे, है ना? अगले प्रश्न में चलते हैं। और 56(2) है ना, आर्टिकल 56(2), वो राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना किसको देगा? बाद में लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। कब? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या फिर एक साथ समावेत संसद के दोनों सदनों में। तो जब एक साथ समावेत संसद के सत्र होते हैं ना, उसमें राष्ट्रपति साहब अभिभाषण देते हैं। किसमें देते हैं? एक साथ समावेत जो संसद के सत्र होते हैं उसमें राष्ट्रपति साहब अभिभाषण देते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 87 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 87 में।
और नॉर्मली जब राष्ट्र नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो उसमें जब पहली बैठक होती है तब उसमें संभाषण करते हैं। उसके बाद में हर साल जो पहली बैठक होगी, मतलब हर साल एक नया सत्र होगा ना, तो उस सत्र में राष्ट्रपति साहब अभिभाषण देंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास में कोई बात आई और राष्ट्रपति साहब को लगा कि यार इस पे तो सोचना चाहिए, ये इतना सही नहीं है, तो 1 बार वो मंत्रिपरिषद को कह सकते हैं। वैसे तो हमने पढ़ रखा है जो राष्ट्रपति साहब है उनको मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति साहब को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है, वो मानने के लिए बाध्य है। लेकिन वो 1 बार कह सकते हैं भाई यार देख ले कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसमें, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है, तो मंत्रिपरिषद उसको चाहे उसी बात को वापस कह सकता है कि राष्ट्रपति साहब देखो आपको एक करना पड़ेगा, तो उनको करना ही पड़ता है। लेकिन 1 बार वो रिव्यू करने के लिए कह सकते हैं, 2 बार वो रिव्यू करने के लिए नहीं कह सकते। तो कितनी बार रिव्यू करने के लिए बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति साहब? तो राष्ट्रपति साहब केवल 1 बार रिव्यू करने के लिए कह सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी की आइडियोलॉजी से राष्ट्रपति बनते हैं, आइडियोलॉजी से राष्ट्रपति बनते हैं, तो मोस्टली वो उनको ज़्यादा रिव्यू करने के लिए कहते भी नहीं है, जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेकिन जो अपने ज्ञान जैल सिंह जी थे उन्होंने जो डाकघर अधिनियम थे उस पर वीटो कर लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए हैं? यानी इनमें से 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके सामने कोई खड़ाई नहीं हुआ, वो निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए, लेकिन एक नहीं है। कौन है वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें जो जाकिर हुसैन साहब है उनको निर्विरोध नहीं चुना गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को निर्विरोध चुना गया था। बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति के पद पे। किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, इनको भी उपराष्ट्रपति के पद पे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद पे सुशोभित किया गया था। और जाकिर हुसैन साहब, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1962 से 1960 तक इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पे रहा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न प्रधानमंत्रियों में से किन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाएगी? यानी ये प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो किस प्रकार के राष्ट्रपति थे? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, आई.के. गुजराल। तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। यानी मोरारजी देसाई ने जब कार्यकाल ग्रहण किया था 1977 में, तारीख क्या थी? तारीख थी 24 मार्च 1977। और उस टाइम पे इनको शपथ किसने दिलाई थी? बी.डी. जत्ती साहब ने। किसने दिलाई? बी.डी. जत्ती साहब ने दिलाई थी शपथ। और बी.डी. जत्ती साहब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और मोरारजी देसाई कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 77 से लेकर 80 तक भारत के जो प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन रहे थे? वो मोरारजी देसाई साहब रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1979 तक, सॉरी 80 नहीं, ये 79 ही कर लो इसे। निम्न में से किसका कार्यकाल मंत्री के रूप में सर्वाधिक रहा? यानी इनमें से कौन है जो मंत्री के तौर पे सर्वाधिक समय तक रूप में रहे हैं, मंत्री के तौर पे रहे हैं? विद्याचरण शुक्ल, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम या रामविलास पासवान। तो इसका आंसर है जो जगजीवन राम है वो मतलब 32 साल तक मंत्री के पद पे सुशोभित रहे। 32 साल तक अलग अलग मंत्रालय देखे उन्होंने और मंत्री के पद पे रहे। कौन? जगजीवन राम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण होता है, हर अमावस्या को होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिकलन ताल पे आने पे, या फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के आने पे, या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के आने पे। तो इसका आंसर होगा जब सूर्य आता है, बाद में चंद्रमा आती है, बाद में पृथ्वी आता है और एक सिद्ध में आ जाते हैं, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। किस प्रकार होता है देख लेते हैं एक बार। तो जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो कुछ इस तरह से हमारे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा होते हैं। तो देखो यहाँ तो ये सूर्य देवता हो गए हमारे। कौन हो गए? सूर्य देवता हो गए। यहाँ पे अपनी धरती माता हो गई, ठीक है, यहाँ पे सूर्य देवता और यहाँ पे धरती माता, ठीक है। और बीच में कौन आ जाते हैं? चंदा मामा बीच में आ जाते हैं। कौन आते हैं? चंदा मामा। तो अब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी से हम देखते हैं, पृथ्वी से देखते हैं तो ये सूर्य है ना, ये चंद्रमा इस सूर्य के पास में दिखाई देता है। इस कारण यहाँ से वो थोड़ा डार्कन दिखता है या दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि इस पे खंड ग्रास हो रखा है या सूर्य ग्रहण हो रखा है। यानी पृथ्वी से मतलब सूर्य एक बार थोड़ी सी देर के लिए दिखाई नहीं देता, जैसे ये इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो सूर्य ग्रहण हट जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो सबसे पहले सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होता है, फिर पृथ्वी होती है, और इस प्रकार एक सिद्ध में आते हैं तीनों, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बसंत विषुव क्या होता है?
बसंत विषु कब होता है? 20 मार्च से 22 मार्च के बीच, 21 से 23, 21 से 22 जनवरी, 22 से 23 अगस्त। तो इसका आंसर ऑप्शन है, यानी 20 मार्च से 22 मार्च के मध्य, या यूँ कह सकते हैं 21 मार्च को कह सकते हैं मध्य, तो 21 मार्च ही होता है। लगभग 21 मार्च यानी 20, 21 और 22 की पीरियड में है ना, ये बसंत विषु होता है। बसंत विषु की स्थिति क्या होती है? तो जब ये देखिए, इसमें हमारे सामने ये विकल्प बन रहा है, तो ये 20-21 मार्च वाला कौन सा है? ये रहा बसंत विषु। इस समय बसंत विषु बनता है। और ऑटोमिनल इक्विनॉक्स कब बनता है? यह सितंबर में बनता है। सितंबर की 22-23 तारीख है ना, तब ऑटोमिनल इक्विनॉक्स बनता है। और विंटर सोलिसेट कब बनता है? 21 से 22 दिसंबर तक विंटर सोल्स्टाइस बनता है। और जब समर सोल्स्टाइस कब बनता है? तो ये बनता है जून 20 से 22 के मध्य। तो हमें पूछा था बसंत विषु, तो ये 20 से 22 मार्च के मध्य बनता है। इसे वेरनल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इसको समझेंगे, और हम जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो बसंत विषु से ही समझेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। याद रखना है 20 से 22 मार्च के बीच में बसंत विषु बनता है, इतना याद रखो। हमें एग्जाम में आंसर तो कम से कम आइडेंटिफाई करना ही है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से करक, मकर और भूमध्य ये तीनों रेखाएं निकलती है? तो विश्व में कौन सा महाद्वीप ऐसा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है जो अफ्रीका महाद्वीप है। इससे कर्क रेखा भी निकलती है, मकर रेखा भी निकलती है और भूमध्य रेखा भी निकलती है। तो हमारे सामने ये अफ्रीका के वर्ल्ड का मैप आ गया है। वर्ल्ड के मैप में हम देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये कौन सी रेखा है? तो ये है भैया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके ऊपर कर्क रेखा, ये भारत से भी गुजरती है। भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। और जो भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो पोर्शन है उससे मकर रेखा गुजरती है, तो यानी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, फिर अपने अफ्रीका से गुजरती है, बाद में ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा तीनों निकलती है? तो वो अपना अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। तो यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अब इस जो हमारा मैप है इसमें क्या आ गया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें विश्व के प्रमुख रेगिस्तान दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये 1 नंबर का रेगिस्तान है, ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ये उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। ठीक है। कालाहारी नामीब रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये है अपने जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कालाहारी और नामीब है। उसके बाद में सहारा रेगिस्तान, तो ये अफ्रीका का जो उत्तरी एरिया है इसमें सहारा रेगिस्तान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? जो विषुवत रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है? 5, 9, 13 और 17। तो इसका आंसर है जो विषुवत रेखा है वो जलीय क्षेत्र से और स्थलीय क्षेत्र से कुल मिला के 13 देशों से निकलती है। कितने देशों से? 13 देशों से। और मैंने आपको बताया था इसके लिए जो एक ट्रिक है, ई कोबरा, सागे काका, यूकेसो, माएकी। तो आपको ये 13 देश याद रखने हैं। एग्जाम इस प्रकार आ सकता है कि कौन सा वो देश है जिससे विषुवत रेखा नहीं निकलती या निकलती है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। ई कोबरा, सागे काका, यूकेसो, माएकी। इस प्रकार 4-5 बार बोलोगे और मैप पे उसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में है? यानी पृथ्वी पे जल है, ठीक है, लगभग 70% जल है, 70 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, और बाकी हिस्सा भूखंड है। लेकिन जल का कितना प्रतिशत है ना, वो भूमिगत जल के तौर पे है 3%, 1%, 0.37 से 0.68। तो इसका आंसर है विश्व के जल का 0.68% जल, कितना? 0.68% जल क्या है? भूमिगत जल, यानी जमीन के अंदर जल है। यानी 1% से भी कम है, आधा प्रतिशत से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.68% जमीन के अंदर। यानी हम ट्यूबवेल बना के या बोरवेल बना के या फिर कुएं बना के पानी निकालते हैं ना, वो कौन सा जल होता है? वो भूमिगत जल होता है। और विश्व के टोटल जल का कितना प्रतिशत है? ये 68% है। हमें पता है विश्व का जो अधिकतम जल है वो किस रूप में है? वो महासागरीय जल के रूप में है। और ये 97.3% जल वो महासागर के रूप में है।
2% जल बर्फ के रूप में बना हुआ है। तो 97 और 2 कितने हो गए? 99.3। तो 99.3% जल तो बर्फ और महासागर के रूप में हो गया, बाकी बचा 0.7% जल। और यही जल है ना, ये नदियों के रूप में या फिर झीलों के रूप में या फिर भूमिगत जल इस प्रकार हो गया। और नदियों का जल कितना है? तो देखो पॉइंट और उसके बाद 3 जीरो फिर मात्र 1, इतना ही है नदियों का जल, कुछ नहीं है। पॉइंट 3 दफा 0 बाद में 1, इतना जल है। वो किसका जल है? नदियों का जल है। और इसका भूमिगत जल कितना है? 0.68% भूमिगत जल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी ध्रुव पे स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो कौन सा महासागर होगा उत्तरी ध्रुव पे? हम सबको पता है जो आर्कटिक महासागर है, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र उसके ऊपर या कनाडा वाले क्षेत्र के ऊपर जो महासागर है वो कौन सा है? वो आर्कटिक महासागर है। तो हमारे सामने ये वर्ल्ड का मैप आ गया, इसमें विश्व के प्रमुख महासागर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखते हैं अपना महासागर कौन सा। अपना महासागर कौन सा है? तो ये देखो अपना हिंद महासागर, अपने बाप का महासागर, अपना खुद का महासागर है। क्यों? क्योंकि इसमें नाम लिख रहा है हिंद महासागर। अगर नाम ही हिंद है ना तो फिर अपना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रशांत महासागर, ये बड़ा महासागर है, ये काफ़ी बड़ा है, ये इधर से कनेक्टेड है, इधर से ना इस तरह से कनेक्टेड है। और इसके जो एस आकार वाला ये जो महासागर है, ये कौन सा महासागर है? तो ये है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक। और ये नीचे जो दिख रहा है ये साउदर्न महासागर है, या दक्षिण अटलांटिक महासागर, कैसे साउदर्न महासागर हो गया। और ये सबसे ऊपर जो उत्तरी ध्रुव पे स्थित है, ये कौन सा महासागर है? ये आर्कटिक महासागर हो गया। कौन सा? आर्कटिक महासागर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पे? एग्जाम में प्रश्न आया था, आईएएस में आया था प्रश्न कि डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पे? भूमध्य सागर पे, दक्षिणी चीन सागर पे, हिंद महासागर पे, अटलांटिक सागर पे? तो महासागर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अपने जो हिंद महासागर है ना, इसमें डियागो गार्सिया द्वीप है। कहाँ पे है? तो देखो हमारे सामने ये मैप आ गया है, मैप में देख लेते हैं। ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है, और ये अपना श्रीलंका हो गया। अब श्रीलंका के थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम लेफ्ट में, तो यहाँ दिखेगा कौन सा द्वीप? ये जो देश देखेगा यहाँ पे द्वीप ही है, ये मालदीव हो गया। कौन सा हो गया? मालदीव। और मालदीव के एकदम दक्षिण में जाएंगे ना तो यहाँ पे छोटे 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 द्वीप बने हुए हैं, कुछ 5-4, है ना। कौन से द्वीप है? तो ये वाला द्वीप का थोड़ा जूम करके यहाँ साइड में दिखाया हुआ है। ये छोटे द्वीप दिख रहे हैं ना, इनको जूम आउट किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है तो बेलेनियम रीफ, ये बेलेनियम रीफ है यहाँ पे पेरोज बेनोज है, पेरोज बेनोज ये यहाँ पे हो गया। सोलेमन आइलैंड, यहाँ पे सोलेमन आइलैंड, ये सोलेमन आइलैंड भी किस में हो गया? हिंद महासागर में हो गया। और चागोस आर्किपेलागो, चागोस आर्किपेलागो पूछे आपसे कहाँ पे है तो आपको बताना हिंद महासागर में है। और या एगमोंट आइलैंड पूछे आपसे तो ये भी कहाँ पे है? ये भी हिंद महासागर में। इतने से क्षेत्र में ही छोटे छोटे द्वीप है, 7-8 द्वीप है। और यहाँ पे जो सबसे नीचे थोड़ा बड़ा द्वीप है ये डियागो गार्सिया द्वीप है। कौन सा है? डियागो गार्सिया द्वीप है, ठीक है ना। तो डियागो गार्सिया द्वीप कौन से महासागर में है? तो अपने हिंद महासागर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से माल्टा कहाँ पे है? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, अटलांटिक सागर में, भूमध्य सागर में? तो माल्टा पूछा है, माल्टा कहाँ पे है? तो देखो याद करो आप माल्टा कहाँ पे? तो माल्टा है भैया भूमध्य सागर में। कहाँ पे है? भूमध्य सागर में माल्टा है। तो ये देखो हमारे सामने भूमध्य सागर का मैप आ गया। किसका मैप आ गया है? भूमध्य सागर का। एक बार देख लेते हैं माल्टा, आपको दिखाई दे रहा है कहीं माल्टा? तो ये देखो मुझे दिख रहा है माल्टा। ये कहाँ पे है? ये माल्टा। तो देखो ये तो इटली हो गया, और इटली के नीचे ये वाला जो द्वीप है ना, जो ट्राइंगल सा बन रहा है, ये इटली का सिसिली द्वीप है, ठीक है। इस पे वो ज्वालामुखी है ना। और ये यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे हो गया ये वाला जो द्वीप है छोटा छोटा, ये माल्टा हो गया, है ना। ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी कह सकते हैं। और इसका जो उत्तरी हिस्सा जो इटली वाले पोर्शन में भूमध्य सागर का हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयोनियन सागर, आयोनियन सी। क्या कहेंगे? आयोनियन सागर कहेंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुर्की दिख रहा है, ठीक है। और ये तुर्की के अंदर जो मरमरा सागर है, यहाँ पे ऊपर देखो तुर्की के जस्ट ऊपर मरमरा सागर। और मरमरा सागर से थोड़ा अलग हो गया, तुर्की का एक पार्ट हो गया ये ऊपर, ये मरमरा सागर से अलग हुआ है। ये यूरोप का पोर्शन है, ठीक है। और ये तुर्की वाला बाकी पोर्शन एशिया का पोर्शन है। अब मरमरा सागर और इधर ये काला सागर हो गया। मतलब सही जा रहा हूं ना मैं? ज्यादा स्पीड तो नहीं है। तो मरमरा सागर और काला सागर के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? बास्पोरस जल संधि, ठीक है। और ये जो
एजियन सागर यहाँ पे जो दिख रहा है, जो इधर तुर्की के इस साइड में जो दिख रहा है वो एजियन सागर, और यहाँ पे मरमरा सागर। तो एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच जो संधि है उसे क्या कहते हैं? ड्रेडनले जल संधि। क्या कहते हैं? ड्रेडनले जल संधि कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इटली के जो राइट साइड में कह सकते हैं हमारे सामने दिख रहा है, तो ये एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर है। और यहाँ पे ये कौन सा द्वीप है? ये सिसिली द्वीप है। ठीक है। और हमसे क्या पूछा था प्रश्न में? माल्टा कहाँ पे? तो हमने माल्टा भी देख लिया, आयोनियन सागर भी देख लिया, एड्रियाटिक सागर भी देख लिया, एजियन सागर भी देख लिया, और इसके बाद में बास्पोरस जल संधि भी देख ली, ड्रेडनले जल संधि भी देख ली, तुर्की भी देख ली, और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, जो अपना यूरोपियन पार्ट है ना उसमें इस्तांबुल है। और काला सागर तो हमने देख ही लिया। और काला सागर किस देश से सीमा बनाता है? तो यूक्रेन से बनाता है, रशिया से बनाता है। ठीक है, बुल्गारिया से भी बनाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अवस्थित है। तो जिब्राल्टर जल संधि है वो कहाँ पे? इंडोनेशिया मलेशिया में, फारस और ओमान में, अफ्रीका और यूरोप में, या फिर एशिया उत्तरी अमेरिका के बीच में। तो इसका आंसर है जो जिब्राल्टर जल संधि है ना वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो एक बार जिब्राल्टर जल संधि को भी देख लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से बस जाए। तो हमारे सामने ये आ गया है स्पेन और मोरक्को, या यूं कहे जिब्राल्टर जल संधि। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना ये अफ्रीका वाला पार्ट है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हमने देखा था थोड़ा पिछले वाले प्रश्न में, ये इटली है, और ये सिसिली, और ये भूमध्य सागर हो गया। तो यहाँ से जो पानी की जो धारा है ना बीच में, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली, इस जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। और यहाँ पे ये देश कौन सा है? ये स्पेन है। ठीक है। ये जो यूरोप में पड़ता है स्पेन तो, और यहाँ पे ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये कौन सा देश है? मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को को तो अलग करता है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो वो कौन सी जल संधि है? तो भैया वो जल संधि है जिब्राल्टर। याद रखो कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन कौन से देशों के मध्य है? स्पेन और मोरक्को के मध्य। कौन से सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न जल डमरू में से किस एक में निकली गई सुरंग यूके और फ्रांस को जोड़ती है? यानी यूनाइटेड किंगडम को जोड़ती है किससे? फ्रांस से। कौन सी सुरंग है वो? डेविस जल संधि, डेनमार्क, डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर तो हमने थोड़ी देर पहले देख ली, जिब्राल्टर तो नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? तो वो होगी डोवर जल संधि। एक बार डोवर जल संधि को भी देख लेते हैं। तो हमारे सामने देखो, ये तो यूरोप वाला पार्ट आ गया, जो ये तो हो गया अपना फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और ये कौन सा है? इंग्लैंड। ठीक है। यहाँ पे है लंदन। ठीक है। यहाँ पे साउथहैम्पटन। कौन सा है? यहाँ पे ब्रिस्टल हो गया। और ये जो संधि है यहाँ पे डोवर शहर है। कौन सा शहर है? डोवर शहर है। और यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे ये जो जल संधि दिख रही है ना, स्टेट दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे डोवर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोवर स्टेट कहते हैं। और इस डोवर स्टेट के माध्यम से ही फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ा गया है। ठीक है। तो किसके माध्यम से फ्रांस को इंग्लैंड से जोड़ा गया है? तो ये डोवर जल संधि के माध्यम से। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेंगुला की धारा प्रवाहित होती है। जो बेंगुला की धारा है वो कहाँ से कहाँ के लिए प्रवाहित होती है? अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, या अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। तो बेंगुला की धारा कहाँ प्रवाहित होती है? अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। किसके सहारे? तो हमारे सामने आ गया ये किसका? ये जो प्रमुख विश्व की जो धाराएं हैं वो हमारे सामने आ गई है। एक बार देख लेते हैं। तो देखो, हमसे सबसे पहले कौन सी जलधारा देखनी है? तो हमारे प्रश्न में कौन सी जलधारा थी? बेंगुला की जलधारा। तो ये तो हमारा अफ्रीका हो गया। ठीक है। अफ्रीका दिख रहा है। अब यहाँ पे जो जलधारा है ना ये वाली, ये कौन सी जलधारा है? ये बेंगुला की जलधारा है। और यहाँ पे जो जलधारा दिख रही है आपको, ये अगुलहास की जलधारा है। कौन सी है? अगुलहास की जलधारा है। ठीक है। बाकी ये गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक जायर है यहाँ पे है। इसके अलावा इक्वेटोरियल धारा इधर हो गई। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण ये पेरू की धारा, जो ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे जो धारा दिख रही है, ये कौन सी धारा है? ये पेरू की धारा है। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा था? जो बेंगुला की जलधारा पूछा था। तो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बेंगुला की जलधारा होती है, और अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में अगुलहास की जलधारा है। दक्षिणी पश्चिमी बेंगुला की, दक्षिणी पूर्वी में, यानी इधर तो ए
यानी भारत वाली साइड क्या है, क्योंकि अफ्रीका के इधर भारत वाली साइड तो ए है यानी अगुलुहास, और जो इधर दक्षिण अमेरिका की साइड में क्या है, बी यानी बेंगुला। ये अफ्रीका से कनेक्ट हो रही है, दोनों टच में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाल्कस झील कहाँ पे, अल्जीरिया में, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में, पाकिस्तान में। कौन सी झील के बारे में पूछ रहा है, बाल्कस। पहले याद रखो कि प्रश्न क्या है, प्रश्न हमें स्पष्ट समझना है, तब हम उत्तर को फिर आसानी से समझ जाएंगे। प्रश्न ही नहीं समझेंगे उत्तर क्या फिर क्या समझेंगे, इसलिए पहले प्रश्न की इंपॉर्टेंस रखो। प्रश्न क्या है एग्जैक्टली माइंड में सेट कर लो। तो बाल्कस झील कहाँ पे, अल्जीरिया में, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो इसका आंसर होगा बाल्कस झील है वो कजाकिस्तान में। कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। मैप पे देखना है, चलो देख लेते हैं, मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने कजाकिस्तान का मैप आ गया, और देखो कजाकिस्तान के मैप में आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सागर से सीमा बना रहा है क्या कजाकिस्तान, बिल्कुल बना रहा है। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान की सीमा लग रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अरल सागर दिख रहा है आपको, हाँ। अरल सागर किन किन देशों के मध्य में है, तो एक तो उज्बेकिस्तान के मध्य और एक कजाकिस्तान के मध्य, यानी अरल सागर उज्कज के मध्य। किसके मध्य, कैसे याद रखोगे, एग्जाम में ये बहुत बार आता है प्रश्न कि अरल सागर किन देशों के मध्य है, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, उज्कज के मध्य। उज्कज यानी उज का मतलब उज्बेकिस्तान, कज का मतलब कजाकिस्तान, यानी अरल सागर उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के मध्य है। और हमारे अब जो अभी प्रश्न आया था वो क्या था कि बाल्कस झील कौन से देश में। तो ये देखो ये झील दिख रही है ना आपको, जो ये वाली, ये कौन सी झील है, बाल्कस। और कौन सा देश है ये, कजाकिस्तान। यानी बाल्कस झील किस देश में है, कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान का जो उत्तरी एरिया है वो कौन सा देश है, वो है रशिया। इसके अलावा कौन से देशों से सीमा बना रहा है, तो एक तो देखो किर्गिस्तान से बना रहा है। किससे बना रहा है, किर्गिस्तान से। एक देखो इधर चाइना से बना रहा है, ठीक है, एक चाइना से बना रहा है। फिर इसके अलावा किससे बना रहा है, फिर इसके अलावा एक तुर्कमेनिस्तान से बना रहा है। फिर इधर किससे लग रही है इसकी सीमा, इधर लग रही है कैस्पियन सागर से। इस प्रकार कजाकिस्तान को हमने मोटा मोटी एक बार देख लिया है। तो एक बार फिर से याद रखो, एक तो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान की सीमा लग रही है कि आपसे पूछा हूँ सीधा सीधा, लग रही है या नहीं लग रही है, हाँ या ना में उत्तर बताना है। तो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान की सीमा लग रही है, पहली बात। तो अरल सागर कौन कौन से देशों के मध्य है, तो एक तो कजाकिस्तान, एक उज्बेकिस्तान। तो क्या कहेंगे, अरल सागर उज्कज के मध्य है। किसके मध्य, उज्कज के मध्य है, ठीक है। बाल्कस झील किस देश में है, कजाकिस्तान में। बाल्कस झील कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, चाइना से लगती है क्या, बिल्कुल लगती है। रशिया से लगती है, किर्गिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है। अच्छा, ताजिकिस्तान से कजाकिस्तान की सीमा लगती है क्या, नहीं। ताजिकिस्तान से कजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, तज्जा से कजा की नहीं लगती, लेकिन उज से कज की लगती है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यूरोप के शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं, जो यूरोप के शंकुधारी वन है उनको क्या कहते हैं, सेल्वा वन, टेगा वन, वेल्ड वन या डॉन्स वन। तो इसका क्या उत्तर होगा, यूरोप के जो शंकुधारी वन होते हैं, तो शंकुधारी वन कौन से वृक्ष होते हैं, जैसे हो गए ना देवदार वगैरह के वृक्ष, वो शंकुधारी वन होते हैं, कि लंबे होते हैं, और एक मतलब क्रिसमस का ट्री देखा है ना आपने, उस तरीके के वन होते हैं शंकुधारी वन। तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों में कौन से अक्षांशों में, तो 50 डिग्री से 70 डिग्री वाला जो अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश में शंकुधारी वन नहीं पाए जाते। शंकुधारी वन सिर्फ उत्तरी अक्षांशों में पाए जाएंगे, 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बर्फ गिरती है और बर्फ लंबे समय तक टिकी रहती है। तो इस प्रकार इनका जो आकार होगा ना वो इस प्रकार होगा, ताकि जो बर्फ पड़ेगी ना वो बर्फ इन पेड़ों को भारी ना करके नीचे की तरफ गिर जाए, है ना। अगर जैसे हमारे पेड़ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, अब बर्फ पड़ेगी तो वो पेड़ में पूरी बर्फ हो जाएगी, फिर वो टूट के गिर जाएगा, है ना। लेकिन शंकुधारी वन कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, कोण की आकृति लिए हुए होते हैं, है ना। देवदार का पेड़ देखा होगा आप, कभी हिमाचल प्रदेश गए होंगे तो आपने देवदार के पेड़ जरूर देखे होंगे। तो वो किस प्रकार के वन की श्रेणी में आते हैं, वो शंकुधारी वनों की श्रेणी में आते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का। तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया था ना वो तांबा। कौन सी धातु का उपयोग किया था, तांबे की धातु का सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह वाला नगर था कौन सा था, रोपड़, कालीबंगा, रंगपुर या लोथल। तो हम सबको पता है जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था, कौन सा, लोथल शहर। अगला प्रश्न, और इसकी खोज किसने करी थी, तो एस.आर. राव साहब ने लोथल का उत्खनन किया था। किसने किया था, एस.आर. राव, सीनियर रंगनाथ राव इनका नाम था, इन्होंने लोथल का उत्खनन किया था। विज्ञान वेद कौन से वेद का उपनाम है, यानी कौन सा वेद है जिसे विज्ञान वेद के नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो ऋग्वेद है
कौन सा वेद? ऋग्वेद। इसे किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपवेद कौन सा है? तो जो आयुर्वेद है, कौन सा? आयुर्वेद। आयुर्वेद, ये आयुर्वेद है, ये ऋग्वेद का उपवेद है। तो प्रश्न आता है एग्जाम में अक्सर कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो ऐतरेय, एक कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी है, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी कौन सी नदी का प्राचीन नाम है, उपनाम है? सतलज का, रावी का, चिनाब का, झेलम का? तो अस्किनी किसे कहते हैं? चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी नदी को? चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से पुकारा जाता है। सतलुज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री। सतलुज का तो इससे नाम से आइडिया लग जाएगा, सतलज का सतुद्री है। रावी का परुष्णी है, क्या है? रावी का परुष्णी रावी। और वितास्ता, झेलम नदी का वितास्ता नाम है। अस्किनी किसका है? चिनाब नदी का अस्किनी नाम है। ठीक है, सतलुज का सतुद्री, रावी का परुष्णी, इसको ऐसे रट के रखो, सतुद्री सतलज, परुष्णी रावी, झेलम वितस्ता झेलम और अस्किनी चिनाब। क्या? सतुद्री सतलज, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम और अस्किनी चिनाब। इस प्रकार 4-5 बार आप बोलोगे तो ये माइंड पे सेट हो जाएगा, या मुंह पे तो कम से कम सेट हो ही जाएगा। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से उपनिषद में हुआ है? यानी कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख किया हो? सबसे पहले मुंडका उपनिषद, छांदोग्य, वृहदारण्यक, बृहति। तो इसका आंसर है ऑप्शन, ये कौन सा होगा? मुंडक उपनिषद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? मुंडक उपनिषद इसका आंसर होना चाहिए। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो वत्स की राजधानी क्या होगी? जो कौशाम्बी है वो वत्स की राजधानी है। कौन सी है? वत्स कहाँ है? काफी दूर खड़ा हुआ है, इसलिए कोसों दूर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से रिलेट कर लो कि वत्स है ना, वत्स कोसों दूर खड़ा हुआ है, तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। अच्छा, काशी किसकी राजधानी है? तो वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की वैशाली। मल्ल की कुशीनगर। मल्ल की कुशीनगर। और अवंती की उज्जैनी राजधानी है। इस प्रकार आपको याद रखना है, इन महाजनपदों की राजधानी आपको याद रखनी ही है। आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो 16 महाजनपद है, इनकी कैपिटल्स है ना वो आपको रटी होनी चाहिए, है ना। चेदी की जैसे शक्तिमती है, काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, वज्जी की वैशाली है, मल्ल की कुशीनगर है और अवंती की उज्जैनी है। इस प्रकार महत्वपूर्ण महाजनपद में भी बार बार आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। जैसे एक प्रश्न ले लिए, उसमें 5-7 मैं आपको पॉइंट फिर से रिवाइज करवा दूंगा, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आपको भी लगातार बने रहना है, पढ़ते रहना है। यानी बुक से नाता तोड़ो ही मत, पूरे दिन पढ़ते रहो। पूरे दिन पढ़ोगे और बाद में 1 घंटे के लिए जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, इस वीडियो को देख लो तो क्या होगा? कम 12 घंटे 11 घंटे तो आप अपने लेवल पे पढ़ो। 11 घंटे तो पढ़ोगे ना, अब एग्जाम बहुत नज़दीक है। और 1 घंटा हमारा वीडियो देखते हो तो दिन में 12 घंटे पढ़ लेते हो। फिर 4 घंटे मान लो आप खाने पीने में उसमें कर देते हो, तो कितने हो जाते हैं? 16 घंटे। और 8 घंटे आप सो जाओ, तो ये हो गए अपने 24 घंटे। और ये प्रोसेस फॉलो करना कब तक? रीट वाले एग्जाम तक। मतलब 25 से मतलब 30 मतलब 28 फरवरी तक ही तो फॉलो करना है ना। 28 फरवरी तक थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो लगातार पढ़ते रहो। तो 11 घंटे अपने लेवल पे पढ़ो, 1 घंटा हमारा वीडियो देखो, टोटल 12 घंटे। और वीडियो अपनी सुविधा के अनुसार देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब वीडियो अपलोड हो गया अभी देखना है, नहीं। आपको लगे कि अब देखना चाहिए वीडियो, तभी देखो, क्योंकि आपका उद्देश्य एग्जाम पास करना है। उसमें जो सप्लीमेंट्स है वो आपको किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, वो आप डिसाइड करोगे, है ना। फालतू सप्लीमेंट्स कभी नहीं लेना है, क्योंकि सप्लीमेंट्स का ओवरडोज है ना ऑलवेज नुकसानदायक होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ मुझे सप्लीमेंट के तौर पे लेनी चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, कौन से वीडियो देखने चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, है ना। और बुक से दोस्ती रखनी है आपको, वीडियो से कुछ नहीं होता है। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिस पेपर तो जरूर ले, प्रैक्टिस जरूर करना आपने। 1 पेपर पर डे का देवो आप, ठीक है। 1 पेपर पर डे का दोगे ना तो आगे कितने दिन बचे हैं? लगभग 50 दिन के आसपास तो बचे ही अभी। तो 50 पेपर कम दे लोगे आप, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर छोटी छोटी गलतियां करते वो भी कम होने लग जाएगी, है ना। तो 1 पेपर तो पर डे देने का प्रयास करो। और ये वीडियो टेस्ट हम करवा ही रहे हैं। और बाकी वीडियो टेस्ट में किसी प्रकार की आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो हम सुधार के लिए हमेशा तैयार है।
हमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है कि आप हमारे मतलब किसी प्रकार का इस प्रकार सुधार करने के लिए कमेंट कर रहे हो, आप मतलब अपने आप को हमें मतलब छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं। तो आप हमें सुझाव, आपके सुझाव हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपकी सहायता करना उद्देश्य है ना, तो हाँ आपके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम से या ईसाई से? तो जो अष्टांगिक मार्ग है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या समाहित है, क्या क्या शामिल है? तो इसमें देखो, एक तो सम्यक दृष्टि, क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, चार चार के जोड़े बनाने हैं हमें, उस प्रकार याद रखेंगे। चार के जोड़े बनाए, दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म। क्या है? दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म, चार हो गए। जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ठीक है, चार हो गए। तो एक बार चार बार बोलेंगे, दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म। क्या है? दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म, चार बार। फिर जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। अब एक साथ आठों को बोलेंगे, दृष्टि, संकल्प, वाक, क्रमांत, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि, दृष्टि, संकल्प, वाक, क्रमांत, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। इस प्रकार ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो धर्म कौन सा है अपना? ये बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। किस मौर्यकालिक स्तंभ पर एक विशाल हाथी अंकित किया हुआ है? लोरिया नंदनगढ़ वाला, सारनाथ वाला, बेराट वाला या संकिंसा वाला? तो देखो, जो संकिंसा वाला स्तंभ है ना, इस पे विशाल हाथी बना हुआ है। कौन सा? संकिंसा का स्तंभ। अच्छा, संकिंसा का स्तंभ दिखता कैसा, देखना चाहते हो? चलो देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये आ गया संकिंसा का स्तंभ। तो ये संकिंसा का स्तंभ दिख रहे हो, इसके शीर्ष पे क्या बना हुआ है? विशाल हाथी बना हुआ है। तो ये हमारे जो हाथी देवता है गजराज है, ठीक है। ये किस पे किस स्तंभ पे है? तो ये जो संकिंसा का स्तंभ है इस पे है। और ये संकिंसा स्तंभ है कहाँ पे? तो ये अपने उत्तर प्रदेश, यानी जो बाबा जी का प्रदेश है ना, बाबा योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। वहां पे संकिंसा ये मौर्यकालिक स्तंभ है जिसपे विशाल हाथी अंकित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वर्ष रजिया को गद्दी से हटाया गया? 1235, 1242, 1240 या 1245? तो रजिया सुल्तान है, तो वो भारत की पहली महिला शासिका मानी जाती है वैसे। तो ये 1240 में इनको गद्दी से हटा दिया गया था। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल रहा था। और 10 नवंबर 1236 को ये शासक बनी थी। और इनके पहले जो शासक था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इन्होंने हटा दिया था। और फिर रजिया सुल्तान 1240 तक रही। उसके बाद कौन बना? मुइजुद्दीन बहराम शाह बना था। और जन्म इनका बदायूं में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये महत्वपूर्ण है। तो कैथल है ना, कैथल हरियाणा में, वहाँ पे मृत्यु हुई थी। और इनकी समाधि कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली है ना, वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, वहाँ पे रजिया सुल्तान की समाधि बनी है। और इसके पिता का नाम क्या था? रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश था। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को किसने हराया था? तो अपने राजस्थान की जो जित्तर सिंह जी है ना, इन्हें इल्तुतमिश की हालत पतली कर दी थी। भारत में ख्याल गायकी शैली विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ख्याल गायकी शैली की बात कर रहे हैं। बेजू बावरा को, ब्रिजमोहन भट्ट को, सलीम सुलेमान को या अमीर खुसरो को? तो ख्याल गायन शैली किसने विकसित करी थी? तो ये अपने अमीर खुसरो साहब है ना, इन्होंने ख्याल गायन शैली विकसित करी थी। खुसरो साहब की किताबें देख लेते हैं। तो किरानुल सादेन, मिफ्ता उल फतू, खजाइन उल फतू तो हम सब ने पढ़ रखा है, लेकिन मिफ्ता उल फतू भी इनकी है। एक आसिका नाम से किताब लिखी है इन्होंने, एक तुगलकनामा लिखी है। तो तुगलकनामा और खजाइन उल फतू नहीं भूलनी है। ये किसकी है? तुगलकनामा और खजाइन उल फतू अमीर खुसरो की किताब है, ठीक है। इसके अलावा देखो, खुसरो साहब का एक दोहा देख लेते हैं। खुसरो पाती प्रेम की, बिड़ला बाँचे कोय, वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होय। खुसरो पाती प्रेम की, बिड़ला बाचे कोय, वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होय। ये किसने कहा है? ये भी
खुसरो साहब से ही संबंधित है, यानी अमीर खुसरो से संबंधित है। बाकी ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये तो बस मैंने ऐसे ही जब ये सर्च कर रहा था तो ये भी सामने आ गया था। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके किस ऑफिसर के नाम से जानी जाती है? जो अकबर का राजस्व व्यवस्था है उसके कौन से ऑफिसर यानी उनके अधिकारी थे या यूं कहे मंत्री थे, उनके नाम से जानी जाती है? टोडरमल, बीरबल, आसफ शाह या मानसिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो टोडरमल है ना, इनके नाम से इनकी एक राजस्व व्यवस्था चलाई थी और उस राजस्व व्यवस्था का नाम क्या था? दहसाला पद्धति। क्या नाम था? दहसाला पद्धति। और ये कब अस्तित्व में लाया था? तो अकबर इसको 1580 में अस्तित्व में लाया। कब लाया? 1580 में। इसी व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडरमल व्यवस्था, ठीक है ना। और टोडरमल कौन था? तो टोडरमल है ना अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं। टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। कब करी थी? 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1931, 6 जून 1930 या फिर 17 जून 1931? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत वो बाद में करेंगे, लेकिन घोषणा उन्होंने 12 मार्च 1930 को कर दी थी। और इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दांडी की ओर मार्च शुरू कर दिया था। फिर 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए। वहां मतलब सांकेतिक रूप से उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका औपचारिक रूप से उन्होंने उद्घाटन किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1930 में, 1931, 1932 या 1933? तो हमें पता है जो अपने महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर इनके मध्य पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन से सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्त्री शिक्षा आंदोलन, बाल विवाह अधिनियम, सती प्रथा विरोध या विधवा विवाह आंदोलन? तो इसका आंसर होगा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये विधवा विवाह आंदोलन से जुड़े थे और इन्हीं के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1856 में ही पारित हो गया था 26 जुलाई को। किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। तो इसका संबंध क्या है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है ना वो विधवा पुनर्विवाह से मतलब सामाजिक जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1900 मनाया गया था। 16 अगस्त 1945, 46, 47, 48। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 1946 को। कब मनाया? 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या मनाया? उसने सांप्रदायिक दंगे करवाए। उसने कहा पाकिस्तान का अलग से अस्तित्व चाहिए हमें, है ना। तो अगर आप नहीं मानोगे तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, या यूँ कहा उन्होंने कि सांप्रदायिक दंगे करेंगे हम तो, है ना। तो इस प्रकार से उनकी सोच ही मतलब इतनी घटिया थी ना कि लोगों को लोग से मतलब व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ा रहे हैं, है ना, धर्म के नाम पे। तो ये किस प्रकार की पार्टी थी ना, आप समझ सकते हो। मतलब किसी के हित के लिए पार्टी नहीं थी, ये अपने हित के अपने लोग मतलब उनको क्या करना था, जो जिन्ना था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था। यहाँ तो इंडिया में तो उसको प्रधानमंत्री नेहरू साहब बनने नहीं देते, अपने पटेल साहब थे बाद में। तो फिर जिन्ना ने सोचा कि भाई यहाँ तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते तो अपन तो अलग देश ही बना लेते हैं। तो उस चक्कर में उसने अलग देश ही बना लिया। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है? बाइनिंग है, जॉन डेवी है, हर्बर्ट वार्ड है या थॉमस एमरिस्क है? तो जो किताब है इसके लेखक है थॉमस एमरिस्क। किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है ना, वो थॉमस एमरिस्क की किताब है। किसकी है? थॉमस एमरिस्क साहब की। समस्या समाधान विधि का विकास निम्न में से किसने किया था? तो बाइनिंग, जॉन डेवी, हर्बर्ट वार्ड या फ्रांसिस रॉस्को? तो समस्या समाधान विधि का विकास किया था जॉन डेवी साहब ने। किसने किया था? जॉन डेवी साहब है, इन्होंने समस्या समाधान विधि का विकास किया था। एकीकृत उपागम किस विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवाद से। यानी एकीकृत उपागम वो गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी सीखने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाना चाहिए, श्रुतिलेख लिखवाने चाहिए, माता पिता को बुलाकर उनको दोष देना चाहिए या अपनी शिक्षण पद्धति में संशोधन करना चाहिए? अगर कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी सीखने में दिक्कत हो रही है तो अपनी शिक्षण पद्धति में संशोधन करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समस्या बालकों में नहीं, फिर पढ़ाने के तरीके में। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ज़्यादातर को समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो मैं 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और 50 को समझ में नहीं आ रहा, है ना, इसका मतलब क्या है?
ये बच्चों में दिक्कत नहीं है, ये मेरे में दिक्कत होगी उस समय। तो मुझे अपनी टेक्निक में चेंजेस करना पड़ेगा, मुझे नवाचार करने पड़ेंगे, मुझे सिखाने के तरीके नए इन्वेंट करने पड़ेंगे ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ। लेकिन अगर मान लो 100 में से 2 विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं तो वो अपनी लापरवाही से नहीं सीख पा रहे हैं, उसमें टीचर की गलती नहीं है। टीचर को अपनी टेक्निक पर लगातार बने रहना आवश्यक है। अनुदेशात्मक तकनीक में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है किसे? प्रविधियां, विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री है ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सारी शामिल होगी किसमें? अनुदेशात्मक तकनीक में अधिगम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रविधियां भी शामिल होगी, विधियां भी होगी, शिक्षण सहायक सामग्री भी शामिल होगी। दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या कोई नहीं, तो दृश्य श्रव्य साधन है उसके माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव भी मिल सकते हैं, अप्रत्यक्ष अनुभव भी मिल सकते हैं, यानी दोनों प्रकार के अनुभव ही लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्र को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? निदानात्मक, उपचारात्मक, मानसिक प्रश्नावली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी निदानात्मक। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों में क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्र को, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दिक्कत है तो कौन से परीक्षण द्वारा से चढ़ा जाएगा? तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे उसके लिए। क्या कर परीक्षण? निदानात्मक। और परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? हम किसकी बात कर रहे हैं? परिमाणात्मक मूल्यांकन की। किसकी? परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? 1, 2, 3, 4। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? ये होती है भैया 3 प्रकार की। कितने टाइप की? 3 प्रकार की। और ब्लूप्रिंट को दूसरा नाम क्या है? तो ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम आरेख पत्र है, आधार पत्र है, जांच पत्र है, स्तर माप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो आधार पत्र है वो ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम है। क्या है? आधार पत्र। ब्लूप्रिंट क्या कहते हैं? यानी किसी भी चीज को बेस बनाने के लिए उसका पहले थोड़ा मतलब आइडिया बना के उसको कि भाई ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका पहले प्लानिंग होती है, उसे कि ब्लूप्रिंट कहते हैं, तो उसे आधार पत्र कह सकते हैं। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, छात्र मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? बुद्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, प्रक्षेपण विधियां, अभिरुचि परीक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रक्षेपण विधियां है वो छात्र मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। बाकी बुद्धि परीक्षण है, इसके अलावा अभियोग्यता परीक्षण भी है और अभिरुचि परीक्षण भी है, लेकिन प्रक्षेपण विधियां नहीं है। इस प्रकार आज की वीडियो के मतलब जो भी एसएसटी स्टूडेंट के लिए वीडियो था ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो लगातार बने रहना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो इसको अपने ग्रुप्स में ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।